चिंतित हो उठा और उसके करीब आते हुए बोला, इम्तिहान? कैसा इम्तिहान कालदूत? कालदूत ने चेतन के इस सवाल पर एक गहरी सांस लेते हुए अपनी प्रतिक्रिया रखी। देखो बंधु, अब ये कैसी परीक्षा या कैसी कसौटी है? अगर मैंने तुम्हें ये बता दिया तो सब शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे इस प्रश्न के जवाब में हमेशा की तरह मैं फिर वही शब्द दोहरा सकता हूँ कि समय आने पर खुद जान जाओगे। लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि वक्त करीब है। ये सुनते ही चेतन थोड़ा गंभीर स्वर में बोला, ठीक है कालदूत, समय करीब है। समय आने पर मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन आपने कहावत तो सुनी होगी ना कि भोज के समय सब्जियां नहीं उगाई जाती। आपको पहले से भी तो कुछ तैयारी करनी पड़ती है ना बंधु। और मैं अब कोई भी काम वक्त के सहारे छोड़ना नहीं चाहता, बल्कि सच तो यह है कि मैं अब वक्त से लड़ झगड़ कर भी हर रहस्य और हर पहेली को सुलझाना चाहता हूँ। और ये मुद्दा तो चित्रा के मोक्ष से जुड़ा हुआ है। चेतन के इन शब्दों को सुन कालदूत गहरी मुद्रा में बोला, वाह चेतन, आज तो तुम्हारी बातों ने दिल खुश कर दिया। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है कि तैयारी करनी चाहिए। लेकिन बंधु, जरा इस पेड़ को देखो। इस पर लगने वाले फल को अगर तुम कच्चा खाओगे तो क्या स्वाद मिलेगा? नहीं ना। तो जनाब पकने दीजिए उसे। तुम अभी इस बात पर फोकस करो कि तुम चित्रा के मोक्ष के लिए कौन सा रास्ता अपनाओगे। चेतन ये सारी बात सुन वहीं पेड़ की छांव में बैठकर बोला, ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं वैसा ही करता हूं। और रहा सवाल मोक्ष के रास्ते का, तो उसके लिए मुझे सोचने का कुछ समय चाहिए। वो मैं खुद सोचकर मिलता हूं तुमसे कालदूत। ये कहकर चेतन उठकर घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते पर अकेले चलते चेतन लगातार चित्रा के ही ख्याल में डूबा हुआ था। वो कुछ सोचते हुए अपने आप से बातें करते हुए बोला, आखिर कहां से ढूंढूं वो मार्ग जिसके लिए मैंने बिना सोचे समझे चित्रा को वादा कर दिया। पर अब जो भी हो, अगर वादा कर ही दिया है तो मैं किसी भी हाल में पीछे नहीं हट सकता। चेतन ये सब सोच ही रहा था कि उसका ध्यान किसी बात पर गया और वो दोबारा बोला, अगर मैं सही भी हूं और अगर मैंने उसकी मुक्ति का रास्ता खोल भी दिया तो वो शापित आत्मा चित्रलेखा को मुक्त नहीं होने देगी। इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे पहले तो उसका इंतजाम हो जाए, क्योंकि बिना खूनी वधू और चित्रा को अलग किए चित्रा की मुक्ति का मार्ग असंभव है। ये सोचते हुए चेतन ने अपनी मुट्ठी भींच ली और दूसरे हाथ की हथेली पर उसे पटकते हुए बोला, मुझे किसी भी तरह चित्रा को शापित खूनी वधू से मुक्त करने का तरीका खोजना ही होगा। वो ये सोच ही रहा था कि अगले ही पल निराश हो गया और बोला, लेकिन ये हो कैसे पाएगा? और आखिर मदद भी लूं तो किससे लूं? ये मेरी लाइफ के उन टास्क्स में से एक है जो शायद बिना किसी मदद के मुझे ही करने हैं, वो भी अकेले। क्या हो पाएगा मुझसे? और इस तरह की कई सारी बातें सोचते सोचते चेतन घर की ओर धीमे कदमों से चल रहा था। जहां एक तरफ चेतन चित्रा के मुक्त मार्ग की योजना के बारे में सोच रहा था, तो वहीं दूसरी ओर अजरनाथ आज अपनी कुटिया छोड़ अपनी तैयारियों के लिए अपने उसी पुराने खंडहर नुमा भवन में बैठ गया था, जहां वो पहले भी कई आत्माओं को कैद कर चुका था। आज पूरे भवन में एक बार फिर कई मशालें जल रही थी और अजरनाथ अपनी क्रियाओं की तैयारियों में जुटा हुआ था। और पुराने वक्त की ही तरह अग्निकुंड में एक विशालकाय अग्नि प्रज्वलित कर काफी सामग्री समेट कर बैठा हुआ था। वो अपना ध्यान लगाए बैठा ही था कि तभी एक जोरदार आवाज के साथ एक साया उस भवन में दाखिल हुआ। वो इतना तेज था कि आसपास जल रही मशालें फड़फड़ाने लगी और अंततः बुझ गई। दिन के साफ उजाले में भी भवन के भीतर खूब अंधेरा हो गया। अजरनाथ चिढ़ते हुए उठा और उसे लगा कि एक खूनी वधू की आत्मा का काम होगा। वो कुछ पढ़कर तेज आवाज में चिल्लाता, इससे पहले ही भवन के उस कमरे में एक तेज हंसी गूंजने लगी। वो आवाज जोर जोर से हंसते हुए बोली, अजरनाथ, आज तेरी खुशी और ताकत दुगनी होने वाली है। मैं ले आई अजरनाथ, मैं उन्हें ले आई। ये सुनते ही अजरनाथ रुक गया, क्योंकि ये आवाज खूनी वधू की नहीं बल्कि कलावती की थी।
कलावती के स्थिर होते ही अचानक एक बार फिर वहां सारी मशालें जलने लगी और उजाला हो गया और कलावती बिल्कुल धीमे से बोली, मैं कई सारी शक्तियों को हराकर तेरे पास ले आई हूं अजरनाथ। ले, अब बस तू इन्हें भी ग्रहण कर ले और शक्तिशाली हो जा, क्योंकि तुझे मेरा बदला भी पूरा करना है। अजरनाथ कलावती की बात सुन बोला, कलावती तू इतने दिनों बाद आई और आई भी कुछ शक्तियां लेकर। एक तू ही है जिसने हर समय बल्कि बुरे समय में भी मेरा साथ दिया, लेकिन आज क्या खास लाई है तू मेरे लिए? ये सुन कलावती बड़ी तीखी आवाज में बोली, ये कोई साधारण आत्माएं नहीं है अजरनाथ। आज जिन आत्माओं को खींचकर अपनी शक्तियों में जिन्हें मैं समेट कर लाई हूं, ये तेरे दुश्मन की आत्माएं, रक्षक कुल के लोगों की आत्माएं हैं। उन सभी को हराया है मैंने और तेरी शक्तियों को बढ़ाने के लिए लेकर आई हूं। ये सुनते ही अजरनाथ थोड़ा चौंकते हुए बोला, क्या कहा? तू रक्षकों की आत्माओं को जगा लाई? उनको वश में करना इतना आसान नहीं था। ये सुनते ही कलावती ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, मुश्किल था पर मैंने कर दिखाया अजरनाथ। ये कहते वो रुक गई और धीमे स्वर में बोली, लेकिन मैं अरुणोदय सिंह और प्रताप सिंह को नहीं रोक पाई। उनकी आत्माएं मुझसे काबू ना हो सकी। न जाने कौन सी ऐसी शक्ति है उनके पास जिस कारण मैं उनके करीब तक ना पहुंच सकी और बुरी तरह हार गई। लेकिन बाकी सभी तो मेरी कैद में है। ये कहते हुए उसकी आवाज की तीव्रता कुछ कम हो गई, मानो जैसे वो दुखी हो। लेकिन फिर वो कुछ क्षण बाद दोबारा तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोली, लेकिन मैं जो लाई हूं वो भी कम नहीं है। जो तेरे और उस तारक जल के लिए रुकावट बने हैं, उन सब को खींच कर ले आई हूं मैं यहाँ। इसलिए अजरनाथ, बिना देर किए इन्हें संभाले खुद में और बन जा ताकतवर। पर ध्यान रहे, तुझे मेरा काम करना है। ठिकाने लगा दे उस खूनी वधु चित्रलेखा को, भूलना मत। इतना सुनते ही अजरनाथ अपनी जगह पर खड़ा हुआ और जोर जोर से हंसते हुए बोला, वाह कलावती, तूने दिखा दिया कि धरती पर अगर मेरा कोई विश्वास पात्र है तो तू ही है। और तू निश्चिंत रह, अब वो दिन दूर नहीं जब मैं तेरे उद्देश्यों को भी पूर्ण करूंगा। और आखिर कब तक उस बूढ़े अरुणोदय सिंह और उसके पोते की आत्मा मुझसे बचेंगे? वो दिन भी दूर नहीं जब उन दोनों की भी शक्तियां मेरे पास होंगी। ये सुनते ही कलावती जोर जोर से हंसने लगी और देखते ही देखते पूरे वातावरण में एक साथ कई लाल रंग की रोशनी चमक उठी और उनके निकलते ही अजरनाथ ने अपनी आंखें मूंद तेज तेज कुछ शब्दों का उच्चारण किया और कुछ ही क्षण में वो सभी लाल रोशनियां सीधे अजरनाथ के भीतर जाकर समा गई। दरअसल वो सभी आत्माएं एक एक कर अजरनाथ के अंदर प्रवेश कर गई और ये देखते ही अजरनाथ के शरीर में कुछ हलचल हुई, मानो सारी शक्तियां उसके अंदर समाहित हो रही हो। और तभी वो अपनी मुट्ठी कसते हुए जोर से चीखते हुए बोला, बस खूनी वधू, अब अगला नंबर तेरा है। पहले तू मेरा काम करेगी और उसके बाद मैं तुझसे कोई सौदा नहीं करूंगा, बल्कि तू सोच भी नहीं सकती कि मैं तेरा क्या हाल करूंगा। एक और जहां अजरनाथ के खूनी वधू को लेकर मंसूबे साफ नहीं थे, तो वहीं दूसरी ओर शाम लगभग ढल चुकी थी। अर्पणा और माही शाम के खाने की तैयारियों में लगे हुए थे। दोनों किचन में अपना अपना काम कर रही थी। तभी माही को कुछ याद आ गया और वो अर्पणा को कोई काम बताकर बोली, भाभी आप ये काम कर लो, तब तक मैं आती हूँ। इतना कहते हुए माही किचन से बाहर चली आई और अर्पणा भी कोई गाना गुनगुनाते हुए अपना काम करने लगी। इसी बीच चांदनी किचन में चली आई और पानी पीने लगी। तभी एकाएक अर्पणा बोली, अरे चांदनी दीदी, आप कहाँ चली गई थी? आपने तो देखे ही नहीं पूरे गहने। पुराने हैं लेकिन बहुत खूबसूरत है। चांदनी उसकी बात में अफसोस जताते हुए बोली, मुझे थोड़ी थकान हो रही थी, बस इसलिए मैं चली गई। वैसे मुझे लगता है आपको इस तरह के साज श्रृंगार का बहुत शौक है शायद। क्यों, सही कहा ना मैंने? ये सुन अर्पणा मुस्कुराते हुए बोली, सही कहा दीदी, हमने तो अपने ब्याह के लिए क्या क्या नहीं सोचा था,
ऐसे तैयार होंगे, वैसे गहने पहनेंगे। लेकिन देखो, किस्मत को जो मंजूर होता है वही होता है। शादी भी हो गई और ससुराल भी आ गए, लेकिन अरमान सारे वहीं के वहीं रह गए। ये कहते हुए अफसोस में उसकी नजरें जमीन की ओर थी, मानो कुछ सोच रही हो। अर्पणा की बातें एक तरह से अफसोस से भरी हुई थी, लेकिन उसी समय चांदनी भी उसके मन को दिलासा देते हुए बोली, अरे भाभी, चिंता की क्या बात, आप तो इस घर की इकलौती बहू है और माही की शादी के बाद तो ये सब आपका ही है। वैसे एक बात बताओ, उन गहनों में से आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? चांदनी का यह सवाल सुनते ही बिना एक पल की देरी के अर्पणा बोली, वो माजी की नगीने वाली अंगूठी, वही मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई। अगर माँ होती ना तो मैं उनसे मांग लेती और किसी को नहीं देती। जैसे ही अर्पणा ने ये बात कही, उसी समय वीर सिंह भी घर आ चुका था। वो किसी काम से दूसरे कमरे की ओर बढ़ ही रहा था कि अर्पणा की सारी बातें उसके कानों में पड़ गई। वो एक पल को किचन के पास ही ठहर गया और मन ही मन बोला, अर्पणा ने सच कहा। कितने अरमान थे बेचारे के अपनी शादी को लेकर, लेकिन मैं उसकी एक भी इच्छा पूरी नहीं कर पाया। लेकिन वादा करता हूं अर्पणा, अब से तुम्हारी हर इच्छा हमारी इच्छा। इतना कहते हुए वो अपने काम करने के लिए आगे बढ़ गया। वीर सिंह ने अपने सामान वाले कमरे से कुछ रजिस्टर लिए और दरवाजा बंद कर वापस मुड़ गया। जैसे वो माही के कमरे के करीब पहुंचा तो देखा माही के कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। कुछ पल दरवाजे के बाहर खड़े होकर अपने आप से बोला, मैंने अभी तक एक बार भी ठीक तरीके से माही से माफी तक नहीं मांगी, अभी जाकर उससे बात करता हूं। वीर सिंह ने धीरे से कमरे का दरवाजा खटखटाया तो माही अंदर से चिल्लाई, कौन है? तब वीर सिंह बोला, माही, हम हैं। माही वीर सिंह की आवाज सुनते ही बोली, अरे भैया, आपको कब से हमारी मंजूरी लेने की जरूरत पड़ने लगी? हम छोटी बहन है आपकी। ये सुन वीर सिंह वहीं दरवाजे पर खड़े खड़े बोला, अच्छा वो सब छोड़, हम तो तुझसे यहाँ माफी मांगने आए हैं। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उन सब में हमारी इतनी गलतियां थी कि हम तो माफी मांगने के काबिल भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें माफ कर दो। हाथ बांधे खड़ी माही वीर सिंह की सारी बात सुनकर बोली, भैया कैसी बात कर रहे हैं आप तो मुझसे कितने बड़े हैं, आप कैसे माफी मांग सकते हैं? और वैसे भी मैं वो सारी बातें भूल गई हूं। तब वीर सिंह ने अपने दोनों हाथ माही के गालों पर रख दिए और मुस्कुराते हुए बोला, हमारी बहन से हम कोई गिले शिकवे नहीं चाहते, और वैसे भी अब तो तुम्हारी विदाई में समय ही कितना रह गया है। अब मैं तेरे लिए वो सब करूंगा जो तू चाहेगी। तो बता, क्या चाहिए तुझे अपने इस भाई से? मैं तुझे हर चीज ला कर दूंगा। मैं तो तेरे ब्याह से पहले ही अपने सारे काम जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूं ताकि कोई दिक्कत ना आए। माही ने वीर सिंह की सारी बात सुन बड़े ही प्यार से कहा, भैया आपको किसी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई विशेष चीजें नहीं चाहिए मुझे। मेरा परिवार मेरे साथ है, इससे ज्यादा कोई क्या आशाएं रखेगा। खैर, आप अपना काम देखिए, हमारी चिंता ना करें। वीर सिंह माही की इस बात पर भी मुस्कुराते हुए बोला, वो सब ठीक है, लेकिन फिर भी तुम अपनी पसंद को सोच समझ कर मुझे बताना, तब तक मैं माँ के पुराने गहने साफ करवाने के लिए दे देता हूँ, ठीक है? ये सुनते ही माही और वीर दोनों दरवाजे की ओर चलने लगे। तभी माही बोली, आप मुझे जिद्दी कहते हैं, लेकिन असल में तो जिद्दी आप है। ठीक है, मैं सोच लूंगी। इतना कहते हुए दोनों मुस्कुराकर कमरे से बाहर चले आए। इधर चेतन भी घर आ चुका था, लेकिन चांदनी को इस बात की खबर नहीं थी। वो घर में घुसते ही वीर सिंह के किताबों वाले कमरे में जाकर उससे बात करने लगा। इधर चांदनी अपने कमरे के बाहर खड़े होकर यहाँ वहां देख रही थी। वो ये सुनिश्चित कर लेना चाहती थी कि कोई उसे देख तो नहीं रहा था। वहीं दूसरी तरफ चेतन उस समय अपने कमरे की ओर जा रहा था कि उसने चांदनी को ऐसा करते देख लिया। वो तुरंत खुद से बोला, लगता है फिर इसके दिमाग में कुछ चल रहा है, मुझे देखना पड़ेगा। ये सोचकर चेतन उसके कमरे से बाहर जाकर खड़ा हो गया और उसके दरवाजे पर कान लगाकर सुनने में कोशिश करने लगा। इधर कमरे के अंदर खड़ी चांदनी ने तुरंत ही अपना फोन निकाला और हाथ उठाते हुए
नेटवर्क मिलाने की कोशिश करने लगी। काफी दिन नेटवर्क ना आने पर थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, इतना जरूरी मैसेज अब मैं उन तक कैसे पहुंचाऊं समझ नहीं आ रहा। ये कहते हुए वो एक तरह से चिंता में पड़ गई। कमरे के बाहर खड़े चेतन को चांदनी की ये बात सुनाई पड़ गई तो वो मन ही मन बोला, आखिर किस तरह के मैसेज की बात कर रही है ये, और किसे भेजना चाहती है ये मैसेज। दूसरी तरफ कुछ पल की मेहनत के बाद आखिर नेटवर्क मिल गया। तब उसने फोन पर नंबर डायल किया। घंटी बजने लगी और फोन उठते ही चांदनी बोली, हमें जिस चीज की तलाश थी उसका दूसरा हिस्सा हमें मिल गया है। अब कोई चिंता की बात नहीं है, हम मंजिल के करीब हैं। मैं जल्दी ही काम पूरा करके लौट आऊंगी। चेतन चांदनी के शब्द सुन चौंक गया। आखिर चांदनी किस चीज के बारे में बात कर रही